कनाडा ने सेकेंड राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन आज डिक्लेयर कर दी है। आईआरसीसी ने आज ही डिक्लेयर किया है कि मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग कैप, रिगार्डिंग पीएएल मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर, पीजीडब्ल्यूपी और स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर। तो ये पर्टिकुलर अपडेट को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे वो स्क्रीनशॉट जो उनकी वेबसाइट का है वो यहाँ पे रखा है और हम वो हर पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। लेट्स बिगिन विद द पार्ट 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने कैप के बारे में बात की है और पीएएल लेटर के बारे में बात की है। तो ये पीएएल मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर। तो पीएएल के लिए उन्होंने हर स्टेट में जानकारी दे दी है कि उनको ये चीज़ें प्लान करके इम्प्लीमेंट करनी है 31 मार्च 2024 से पहले। और क्यूबैक के सिस्टम में भी CAQ को PAL के साथ कैसे रिप्लेस किया जाएगा या उसको कैसे मर्ज किया जाएगा, वो भी उन्होंने जानकारी या उनकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। नंबर 2 कि कैप के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया कि कैप जो स्टूडेंट वीज़ा पे जो कैप लगने वाला है वो नई स्टडी परमिट एप्लीकेशन जो लगाएंगे बच्चे एक्सेप्ट मास्टर और डिग्री प्रोग्राम उनको लगेगा, बट उन लोगों को कभी एलिजिबल नहीं होगा या कैप इम्प्लाई नहीं होगा कि जो बच्चों का वीज़ा 22 जनवरी 2024 के पहले एप्लीकेशन लग गया है या उनका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है अभी, या वो जो स्टूडेंट है जिनका ऑलरेडी कनाडा में स्टडी परमिट है और उनको एक्सटेंड करना है, उसके अंदर ये कोई भी कैप उसमें लागू नहीं हो रहा है। नाउ गोइंग ऑन अ पार्ट 2 कि यहाँ पे मैंने यहाँ जो स्क्रीनशॉट रखा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने अटेस्टेशन लेटर मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर किन किन बच्चों को चाहिए। तो जैसे मोस्ट पोस्ट सेकेंडरी परमिट प्रोग्राम्स मतलब एक्सेप्ट PhD और डॉक्टर प्रोग्राम्स के अलावा जो भी प्रोग्राम्स में आप एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं उसमें आपको वो प्रोविंस का अटेस्टेशन लेटर मैंडेटरी चाहिए रहेगा। तो उसका उन्होंने यहाँ पे लिस्ट रखा हुआ है, उसमें ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। जो पहले अलग लिखा हुआ था और अब उन्होंने इसको करेक्ट किया है कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ग्रेजुएट डिप्लोमास। और किसको अटेस्टेशन लेटर नहीं चाहिए, तो ये भी चीज़ उन्होंने बताई है कि जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल्स में आप जा रहे हैं या मास्टर या PhD डिग्री में जा रहे हैं, विजिटिंग या आप एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं या इन कनाडा स्टडी परमिट या वर्क परमिट होल्डर्स है, मतलब जिनका एक्सटेंशन लगने वाला है या वो जो प्लान कर रहे हैं, उनको भी ये अटेस्टेशन लेटर की अभी ज़रूरत नहीं है। इन कनाडा फैमिली मेंबर्स ऑफ द स्टडी परमिट और वर्क परमिट होल्डर्स मतलब उनके मतलब जो स्टडी परमिट या वर्क परमिट होल्डर्स का कोई फैमिली मेंबर भी वहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में है और वो इसको एक्सटेंशन या स्टडी परमिट को एप्लीकेशन लगा रहा है, तो उसमें अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप आउटसाइड कनाडा से एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ही आपको अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत है, अगर आपका प्रोग्राम स्कूलिंग में नहीं है या मास्टर या PhD में नहीं है। फिर उन्होंने बात की है PGWP के बारे में कि अच्छी अपडेट है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम पहले ये हुआ करता था कि अगर आप 1 साल का कर रहे हो तो 1 साल की वर्क परमिट मिलती थी, कुछ ही केसेस में आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती थी, और 2 साल का कर रहे हो तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। वो रूल तो अभी भी वही है और पहले भी वही था, बट अब एक बेनिफिट है कि अगर आप 1 साल का मास्टर डिग्री कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे मास्टर डिग्री को उन्होंने इनकरेज किया है कि मास्टर डिग्री आप 1 साल का कर रहे हो तो आपको 3 साल का भी वर्क परमिट मिलेगा। और साथ में ये लाइन भी नीचे लिखी हुई है कि द लेंथ ऑफ PGWP फॉर प्रोग्राम्स अदर देन मास्टर डिग्री will continue to align with the length of study program to a maximum of 3 years। तो मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है, जो पब्लिक कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो और उसके अंदर आप जो पढ़ाई करने के बाद जो आपको PGWP पहले मिल रही थी कि 1 साल के ऊपर 1 साल और 2 साल या उसके ऊपर पढ़ रहे हो तो 3 साल, तो वो एज इट इज़ आपको मिलेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और उन्होंने बताया कि हु इज़ एलिजिबल फॉर अ लॉन्गर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, तो वही पर्टिकुलर एप्लीकेंट एलिजिबल होगा जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को एटलीस्ट 2 साल या उसके ऊपर पढ़ रहा है। तो ये एडिशनल उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर वो 2 साल है तो मास्टर डिग्री का प्रोग्राम अगर लेस देन 2 साल है फिर भी उसको बड़ी वाली वर्क परमिट मिलेगी। फिर तीसरा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी जो PGWP की है वो किस में लागू नहीं हो रही है, मतलब PGWP बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वो क्राइटेरिया क्या है, और ओपन वर्क परमिट मतलब स्पाउस ओपन वर्क परमिट, ये दोनों की अपडेट इस पर्टिकुलर पार्ट में उन्होंने दी हुई है। तो लेट्स बिगिन विद दैट पार्ट कि PGWP में अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी ऑन एनरोल हो
या आपने स्टडी परमिट ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, उन सबको मिलेगी, उसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बट अब जो न्यू एनरोल होंगे, मतलब नए स्टूडेंट जो एनरोल होंगे, उसको ये पीपीपी जो कैटेगरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस, उसके अंदर पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगी। तो इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन पहले भी था और अब उन्होंने कन्फ्यूजन और बढ़ा दिया है कि उन्होंने पहली अनाउंसमेंट में ये लिखा था कि 1 सितंबर 2024 से जो बच्चा उस स्टडी परमिट को एप्लीकेशन लगाएगा वो एलिजिबल नहीं है, जबकि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो न्यूली एनरोल करेगा। तो अब न्यूली एनरोल की क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो जो बच्चा ऑलरेडी इंडिया में है, यहाँ पे ध्यान रखिए, जो बच्चा कनाडा में है उसके लिए अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई है, बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो बच्चा ऑलरेडी इंडिया में है और वो न्यूली एनरोल, मतलब आज अगर आप एडमिशन लेते हैं और वीज़ा फाइल लगा रहे हैं ये डिक्लेरेशन के बाद, तो आप न्यूली एनरोल्ड हुए, तो ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा अगर अप्रूव भी, तो भी आपको पढ़ाई के बाद पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। और एक अपडेट है ओपन वर्क परमिट के लिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट इसी वजह से किया है कि आप शायद पैनिक ना हो जाए या कोई भी आपको गलत न्यूज़ ना मिले कि इन कमिंग वीक्स, फिर से यही बात अभी भी चल रही है कि उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये वही रिपीटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि इन कमिंग वीक्स eligibility for open work permit for the spouses and common law partners of international students will be updated। तो वो अपडेट आएगी और वो वही की वही उन्होंने यहाँ डिक्लेयर की है कि कौन ओपन वर्क परमिट ऑप्ट-इन कर पाएगा, कि जिनका जो मेन एप्लीकेंट है उनका कोर्स मास्टर या पीएचडी होगा, वही 2 कैटेगरी के बच्चे अपने स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर को या डिपेंडेंट को स्पॉन्सर कर पाएंगे ड्यूरिंग द स्टडी प्रोग्राम। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो चीज़ अफेक्ट में, मतलब जो इम्प्लीमेंट रूल एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद वो जो परमिट है उसको एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, तो भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं अंडर दिस स्ट्रीम। मतलब आपको SOWP एक बार मिल जाता है अंडर दैट फर्स्ट क्राइटेरिया, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन एलिजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा है the spouses and common law partner of international student in other level of study including undergraduate and college program will no longer be eligible for a open work permit unless they already hold an open work permit under this stream। मतलब आप अगर ये रूल इम्प्लीमेंट अपकमिंग वीक में हो जाता है, आई विल रिपीट दिस वर्ड बिकॉज जैसे आपको ये पता चले कि ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो वो जो अपकमिंग वीक में इम्प्लीमेंट हो जाता है, तब आप अगर पीएचडी के अलावा या मास्टर डिग्री के अलावा जो भी प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं एज अ बीइंग एप्लीकेंट, तो आप अपने स्पाउस को पढ़ाई के दौरान उनको वर्क परमिट, मतलब स्पाउस का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप अपने स्पाउस का वीज़ा एप्लीकेशन एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उनको एलिजिबिलिटी में यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। तो मेक श्योर कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये रिपीटेड न्यूज़ है कि अपकमिंग वीक में होगा। अभी भी यहाँ दूसरे अनाउंसमेंट में भी IRCC ने अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोला है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसके पीछे अभी भी वर्कआउट हो रहा है, प्रोसेस हो रही है कि एग्जैक्टली ये रूल को लाया जाए तो अभी लाया जाए या सर्टेन पीरियड के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सो ये कुछ आपके लिए पूरी अपडेट थी जो IRCC ने अभी राउंड 2 ऑफ इंफॉर्मेशन में डिक्लेयर की है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, जिससे ये नई इन्फॉर्मेशन के बारे में भी उनको पूरी माहिती सच मिले और एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली IRCC इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इन कैनेडा एजुकेशन सिस्टम फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, जिससे वो कम्युनिटी भी अच्छी बनेगी और जो कॉलेजेस में पढ़ाई करने बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है, या छोटी कॉलेजेस जो पढ़ाई के नाम पे बच्चों को एंटर करके फिर वर्क या मतलब एजुकेशन की कोई क्वालिटी नहीं होती, खाली वर्क को इनकरेज कर रही है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ कंट्रोल करने की बात हो रही है। सो रिपीटिंग ये इंटेंशन उनका क्लियर हो रहा है कि IRCC को कनाडा अच्छा चाहिए, जो भी बुरी चीज़ उन्होंने पकड़ी है उसको वो एलिमिनेट करने का एजुकेशन सिस्टम से ट्राई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच मोर अपडेट। थैंक यू।